नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी लिटरेचर विद मंजू शुक्ला। आज हम जिस अध्याय की बात कर रहे हैं वो है हिंदी लोक साहित्य का विकास क्रम। अगर हम लोक साहित्य और लोक संस्कृति के अंतर्गत लोक साहित्य के विकास क्रम पर बात करें तो हमें ये जानना आवश्यक है कि आधुनिक हिंदी से पहले भी लोक भाषा थी, लेकिन जैसे जैसे उसमें ज्ञान विज्ञान के उच्चतर सूक्ष्म विचार आने लगे वैसे वैसे उसमें मूल गुणों का ह्रास होने लगा। कहने का मतलब ये है कि लोक भाषा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है और धीरे धीरे जैसे भाषा अपने उच्चतम स्तर की ओर बढ़ने लगी, उसके अपने मूल जो गुण थे वो उसमें कम होने लगे और भाषा विकसित होते होते धीरे धीरे वो उसी स्थान को प्राप्त होने लगी जैसे पहले संस्कृत भाषा का अपना एक अस्तित्व था, उसका एक विकास था। हमारा देश हिंदी प्रदेश कहा जाता है, हिंदी देश कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदी की बहुत सारी बोलियाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगहों पर प्रचलित हैं, बोली जाती हैं। भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, मगही, अंगिका, हरियाणवी, राजस्थानी, बहुत सारी बोलियों में हमारे देश में साहित्य सृजन भी होता रहा है। साहित्य सृजन की एक लंबी और स्वतंत्र परंपरा रही है। विशेषकर अगर हम देखें तो ब्रजभाषा में अवधी, भोजपुरी, मैथिली और राजस्थानी में हमें बहुत सारा महान साहित्य देखने को मिलता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि डिंगल भाषा के जो कवि थे वो चंद्रवरदायी कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। मैथिली के कवि विद्यापति का नाम भी आपने निश्चित ही सुना होगा। कबीर, जिन्हें हम पंचमेल खिचड़ी भाषा के नाम से जानते हैं, भोजपुरी पर उनका अधिकार था। अवधी के महानायक तो हम तुलसीदास को और जायसी को कह सकते हैं। ब्रजभाषा की यदि हम बात करें तो सूर, मीरा का पूरा साहित्य हमें ब्रजभाषा में देखने को मिलता है। रीतिकाल की भी लगभग सभी कवियों ने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं लिखी। तो इस प्रकार हमारे देश में बहुत सारे भाषाओं और बोलियों का विकास हमें देखने को मिलता है। जब हम हिंदी प्रदेश की जनपदीय बोलियों का अध्ययन करें या उनका सामान्य परिचय, क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो ये लोक साहित्य का आपका प्रश्न पत्र है या आपकी जो पुस्तक है, इसमें इन बोलियों पर कोई बहुत विशेष अध्ययन आपको नहीं करना है, क्योंकि भाषा विज्ञान का पेपर नहीं है। तो इसको साधारण रूप से आपको इन बोलियों को समझना है। तो इन बोलियों के बारे में समझने के लिए ये आपको जानना आवश्यक है कि हिंदी की जो ये बोलियां हैं या जिन्हें हम उपभाषाएं कह सकते हैं, अवधी, कन्नौजी, बुंदेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, झारखंडी, गढ़वाली, मैथिली, मारवाड़ी और अपनी खड़ी बोली, ये सभी जो हैं इनमें बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, जिसमें ब्रजभाषा और अवधी तो बहुत ही प्रमुख हैं। ये जो बोलियां हैं अपने भीतर एक विशाल संस्कृति को, परंपरा को, इतिहास को, रीति रिवाज को, संस्कार और सभ्यता को समेटे हुए हैं। इसीलिए ये भाषा जो है विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब इनकी बोलियों पर हम बहुत संक्षेप में हम उनको समझ लेंगे, उनके बारे में जान लेंगे कि ये कहाँ कहाँ और कैसे बोली जाती हैं। तो पहली बोली पर अगर हम बात करें तो वह हरियाणवी। आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि हरियाणवी जो है वो हरियाणा प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। अब पश्चिमी हिंदी का जो क्षेत्र है वो करनाल से होते हुए जबलपुर तक, वहाँ के जो गांव हैं, कस्बे हैं, मोहल्ले हैं, हरियाणा का जो पूरा उधर का क्षेत्र है, वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। और तकरीबन 35 लाख लोग, उसके आसपास उससे कुछ अधिक लोग हरियाणवी बोलते हैं। आपने आजकल देखा होगा कि हरियाणवी में और पंजाबी में लोक गीत, लोक संगीत बहुत फेमस हो रहा है, बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। बहुत सारे ऐसे गायक आ गए हैं जो अपने क्षेत्र विशेष के को आधार बना करके, वहाँ की बोली को आधार बना करके लोक संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भाषा बहुत सरल है और हरियाणवी जो है वो अपने भीतर पूरे एक इतिहास को भी समाये हुए है। प्राचीन काल में असल में ये एक जनपद था और उसी के नाम के आधार पर इसका नामकरण हुआ। इसी हरियाणवी आज बहुत एक प्रसिद्ध बोली के रूप में हमारे बीच उभर रही है। दूसरी बोली जो है वो है ब्रजभाषा।
ब्रज भाषा आप जानते ही हैं, आपने सूर को पढ़ा है, मीरा को पढ़ा है, इन सब की जो बोली है वो ब्रज भाषा है। यहाँ ये समझना भी आवश्यक होता है कि बोली और भाषा में अंतर क्या है। अभी हम ब्रज के बाद भाषा लगा रहे हैं, लेकिन भाषा दरअसल वो होती है जो पूरे देश भर में बोली जाती है, जैसे हिंदी भाषा। लेकिन यहाँ संकुचन और विस्तारण के कारण भाषा जो है ब्रज भाषा ना होकर के अब बोली का रूप उसने ले लिया है। किसी दूसरे वीडियो में मैं ब्रज भाषा और खड़ी बोली, जो एक ने विस्तार पाया और एक ने संकुचन किया, जिसके आधार पर ये अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ गए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं ब्रज भाषा की। तो मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्रचलन रहा, बहुत लंबे समय तक ब्रज भाषा प्रसिद्धि के चरम पर रही। ज़्यादातर काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया। ब्रज क्षेत्र में होने के कारण इस भाषा को ब्रज भाषा कहा गया। आप जानते हैं कि मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, रायबरेली, ग्वालियर, उधर के आसपास के सारे क्षेत्रों में ब्रज भाषा आपको सुनने को मिलेगी या बोलने को मिलेगी। ये वो भाषा है जिसमें सरल साहित्यिक भाव हमेशा से देखने को मिलता रहा है। सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के महानतम उच्च कोटि के कवि रहे। इसके साथ ही आधुनिक काल के जो भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे, उनकी रचनाओं में भी हमें ब्रज भाषा देखने को मिलती है। ये पूरे भारत के कुछ ऐतिहासिक शहरों में बोली जाती है और ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या तकरीबन 1.25 लाख के आसपास मानी जाती है। इसके बाद हम तीसरी बोली की बात करते हैं, वो है अवधी और अवधी के बारे में भी आप जानते हैं कि अवधी में हमें तुलसीदास का रामचरितमानस, जो हमारा महान ग्रंथ है, हमारे धर्म का ग्रंथ है और साहित्य और आदर्श की उच्च पराकाष्ठा का ग्रंथ है, वो हमें अवधी में पढ़ने को मिलता है। तो अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी की सबसे मुख्य बोली है और हिंदी की उन बोलियों में से एक है जिन्होंने विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की। इस बोली का नाम अवधी अवध शब्द से स्थानांतरण के आधार पर बना है। अवध अयोध्या का ही दूसरा नाम है, जो मध्य युग में एक बहुत बड़े सूबे के रूप में विकसित था। भारतीय इतिहास में अयोध्या को दक्षिण कौशल की राजधानी माना गया है। इस आधार पर इस बोली को कौशली भी कहते हैं। आप जानते होंगे कि कौशल प्रदेश कहा जाता था, इसलिए इसे कौशली भी कहा गया। वर्तमान समय में फैजाबाद और लखनऊ मंडल के कुल लगभग 14 जिले अवधी क्षेत्र में आते हैं, जैसे बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई। ये सब अवधी भाषा के व्यवहार की जो बोलियां हैं यहाँ बोली जाती हैं। साहित्यिक दृष्टि से अगर हम देखें तो अवधी में साहित्य की एक लंबी परंपरा हमें देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भक्ति काल के शिरोमणि कवि तुलसीदास, जिनको हम गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं, उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में की। इसके अलावा हम कई और ग्रंथ जो हैं उनको भी हम अवधी भाषा की धरोहर मान सकते हैं। जैसे सूरजदास की का एक ग्रंथ है राम जन्म, या मंझन की मधुमालती, अमीर खुसरो की पुस्तकें, अब्दुल रहीम खाना की रचनाएं, ये सब अवधी में हमें प्राप्त होती हैं और अवधी की प्रतिष्ठा को और बढ़ाती हैं। आज दोबारा से अवधी में फिर से रचनाशीलता के जरिए उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में अवधी में लेखन कार्य कम हो रहा है। अवधी साहित्य का अपने आप में बहुत अमूल्य योगदान रहा है। इसको दोबारा से विकसित करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं। इसके बाद आती है भोजपुरी। भोजपुरी भी हिंदी की एक उपबोली है। भोजपुरी अपने शब्दावली के लिए मुख्यतः संस्कृत और हिंदी पर निर्भर है। ये उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोई, सिद्धार्थनगर, इलाहाबाद के कुछ भाग, झारखंड के कुछ भाग, मोतिहारी, छपरा, इन सब जगह में हम भोजपुरी देखने को मिलती है। भोजपुरी आज फिर से कुछ लोक कलाकारों के द्वारा प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा रही है, प्रतिष्ठित स्थिति में हो रही है। आप जानते हैं कि हमारी एक लोक गायिका मालिनी अवस्थी और अभी वर्तमान में जो एक बच्ची मैथिली ठाकुर, वो भी भोजपुरी में अपने संगीत, अपने गीत को लेकर के आगे बढ़ रही हैं।
मौखिक परंपरा में होने के कारण बुद्धिजीवी वर्ग से भोजपुरी थोड़ी सी दूर मालूम पड़ती है, लेकिन ये धीरे धीरे नाटक, फिल्मी गीतों और फिल्मों के माध्यम से थोड़ा विस्तार को प्राप्त हो रही है। भोजपुरी में जो साहित्य है वो अधिकांश मौखिक है और अलिखित है, तो वो हमें जल्दी से प्राप्त नहीं होता। इस दृष्टि से हमें भोजपुरी अब इस समय वर्तमान में कुछ हद तक फिल्मों और गीतों के माध्यम से जानने समझने को मिल रही है। इसके बाद आते हैं हम बहुत ही प्रसिद्ध बोली खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध बोली है और ये उत्तर भारत के मध्य में बोली जाती है। खड़ी के आगे देखिए बोली लगा है, लेकिन इसने देश की आज़ादी के समय से विस्तार प्राप्त किया है। आज जो है हम सभी जितना भी साहित्य लिख रहे हैं, हम जितना भी बोलने चालने में हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें खड़ी बोली का बहुत योगदान है। ये विशाल भूभाग के निवासियों के साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा दीक्षा, वार्तालाप आदि की भाषा अब हमारी खड़ी बोली है। खड़ी बोली को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे हिंदवी, दक्खनी, रेखता, हिंदुस्तानी, कई सारे नामों से हम खड़ी बोली को जानते हैं। और खड़ी बोली में साहित्य बहुत कुछ लिखा गया और लिखा जा रहा है। तो ये हमारी कुछ बोलियां हैं जो बहुत आपको जिनको सामान्य रूप से इनका ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, परीक्षा की दृष्टि से भी और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते भी आपको इन्हें जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इन पे विस्तार से बात करना चाहें तो हम एक एक बोली पे पूरा एक हमें अपना पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन आपके में ये इतना विस्तार से अध्ययन के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आप अपनी पुस्तक में जो बोलियां दी गई हैं उनका सामान्य परिचय जो है लोक साहित्य के माध्यम से आपको समझना है। अगर आप किसी बोली के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं या आप उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से आपने थोड़ा सा समझा होगा बोलियों को, और परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपके पास है। आप इसे अच्छे से तैयार करिए कि हमारे हिंदी साहित्य में कौन सी प्रसिद्ध बोलियां हैं और उनका क्या परिचय है। तो हिंदी के लोक साहित्य को विकास क्रम में रखते हुए बोलियों का परिचय आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको अच्छे से सुनकर समझकर आप लोग तैयार करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप परीक्षा के लिए इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद।